बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री का टीचर और मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को ब्रीफली उसकी समरी डिस्कस करना चाहता हूं कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है और उन चैप्टर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा स्टार्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। जिस तरह आपको पता है, अपने पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री का डेफिनेशन सीखा था कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो ब्रांच ऑफ साइंस है, इसलिए ज़रा पहले हम साइंस की वजाहत करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हर वो इंफॉर्मेशन जिनको हम एक्सपेरिमेंट से सही साबित कर सकते हैं उसको हम साइंस में इंक्लूड करेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट से वो बात सही साबित ना हो तो फिर वो साइंस की डेफिनेशन में नहीं आएगी वो बात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिस्टमेटिक नॉलेज है विच इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। और जो बात फ़र्ज कर लें, हमने साइंटिफिक स्टडी कैसे करनी है, आपने क्लास 9 की बायोलॉजी में मलेरिया की बीमारी के बारे में पढ़ा था कि वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सिंपल स्टेप्स उसमें से फर्स्ट जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशंस। हमने ऑब्जर्वेशंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद डेटा कलेक्ट किया जाता है और डेटा कलेक्शन के बाद एक फर्जी बात डेवलप की जाती है जिनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब उस हाइपोथेसिस को जो कि डेवलप हुआ है, उस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट से सही साबित करने की कोशिश करेंगे, या वो बात तो सही साबित होगी या गलत साबित होगी। अगर सही साबित हो जाती है तो वो साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो कि सही साबित हो जाता है और साइंस का डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंस is a systematic knowledge which is proved by experiments. उसके बाद हम कहते हैं कि chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, composition of matter, properties of matter, changes occurring in matter, and laws and principle governing these changes. हम कहते हैं कि chemistry is the branch of matter. अब इस डेफिनेशन में टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। अगर हमें उन टर्मिनोलॉजीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम नहीं समझते उन टर्मिनोलॉजीज़ को, तो फिर केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है हमें समझ नहीं आएगा और हम केमिस्ट्री को आगे नहीं पढ़ सकेंगे। केमिस्ट्री में ये बताया गया है हमें कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। अब स्कूल लेवल पर यह डेफिनेशन आपने सीखा था कि मैटर is anything which occupies space and has mass. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका मास हो उसको हम मैटर में इंक्लूड करते हैं। फिर हम कहते हैं कि there are 3 physical states of matter, जिसमें से फर्स्ट सॉलिड है, दूसरा हमारे पास लिक्विड स्टेट है और तीसरा गैस स्टेट है। तीनों में डिफरेंस है, लेकिन तीनों का जो डेफिनेशन है मैटर के डेफिनेशन पर तीनों पूरे उतरते हैं। स्पेस भी ऑक्युपाई करेंगे और उनका मास भी होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस के स्टूडेंट्स को मास और वेट का डिफरेंस का पता होगा। जैसे मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मैटर होगा उसका मास ज्यादा होगा, और किसी ऑब्जेक्ट में अगर मैटर की क्वांटिटी कम है तो उसका मास कम होगा। वेट, व्हाट इज वेट? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप जानते हैं कि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसको हम वेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेवल पर कम से कम आपको वेट और मास का डिफरेंस आना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद कहा गया है कि द कंपोजिशन ऑफ मैटर। हम तो मैटर की स्टडी करेंगे, फिजिक्स में भी मैटर की स्टडी होती है, लेकिन वहां पर उसके साथ एनर्जी को रिलेट किया जाता है कि कितना मैटर डिकम्पोज होने के बाद या कितना मैटर कन्वर्शन के बाद एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा, या एनर्जी मैटर में कन्वर्टेबल है या नहीं है। उन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। केमिस्ट्री में तो स्टडी ऑफ मैटर है ही, लेकिन उसके साथ साथ केमिस्ट जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की कंपोजिशन क्या है।
मैटर की साख्त क्या है कि उसमें किस किस्म के एटम्स या उसमें किस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये केमिस्ट इसमें इंटरेस्टेड होता है। जैसे सोडियम मेटल है, मैटर है, ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और इसका मास भी है। इसी तरह वाटर है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और इसका मास भी है। लेकिन अगर वाटर की कंपोजिशन को हम देखें, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें से हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज देयर। अब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। केमिस्ट जो होगा वो मैटर के साथ साथ उसकी कंपोजिशन में इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन में बताया गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर तो हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन का तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज खसूसियात को हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कौन से, जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये होगा कि ये सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि ये रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। अगर रिएक्शन शो करेगा तो क्यों करेगा और रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन स्लो होगा या तेज होगा। अगर रिएक्शन शो नहीं करेगा तो क्यों रिएक्शन शो नहीं करेगा, या उसके लिए कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कि उस पर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। जैसे इस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कर लें, जैसे केमिकल चेंजेस के लिए कि सोडियम मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन जो है केमिस्ट्स कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्स के मुताबिक ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन फास्ट है, तेज रिएक्शन होगा इनका, या रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये डील करेंगे कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, किस किस्म के सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्शन शो करेगा और किस किस्म के सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। जैसे सोडियम मेटल है, वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वही सोडियम जो है अगर इसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करें तो ये उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ केमिकल चेंज को अगर मैं आपके लिए डिफाइन करूं तो केमिकल चेंज हम कहते हैं कि जब पुराने बॉन्ड्स खत्म होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, जिसमें से रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग हों। ये याद रखें स्टूडेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज मुकम्मल चेंज हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है कि चेंज हो। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, आफ्टर द रिएक्शन हो सकता है कि वो सॉलिड स्टेट में हो, ये भी पॉसिबल है कि लिक्विड स्टेट में हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो केमिकल चेंज नहीं होगा हमारे पास। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में स्टूडेंट्स सब्सटेंस जो है उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा। जैसे नॉर्मल जनरल एग्जांपल है वाटर। वाटर को अगर हम बर्फ में कन्वर्ट कर लेते हैं वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तब भी वाटर का केमिकल फार्मूला H2O का होगा। लेकिन अगर हम वाटर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर ले तब भी वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होगा, और अगर उसको हम गैस स्टेट में कन्वर्ट करें तब भी वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे। इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, एनवायरमेंटल है वगैरह। वो ब्रांचेस जो आपकी किताब में इंक्लूडेड है वो बोर्ड पर लिखे गए हैं, क्योंकि मैटर की स्टडी तो है हमारे पास। मैटर या तो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा या इनऑर्गेनिक इन नेचर होगा। अब उनकी स्टडी के लिए अलग अलग ब्रांचेस रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर एक स्पेसिफिक साइट पर स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांच रखा गया है। ब्रांच क्यों रखा गया है? अगर ये ब्रांचेस नहीं होती तो फिर मैटर की स्टडी
केमिकल स्टडी या केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर की स्टडी वो हमारे लिए मुश्किल होती। तो फर्स्ट ब्रांच जो आपकी किताब में इंक्लूडेड है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक के बाद बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एक चैप्टर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है और एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी किताब में 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी किताब में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद 4 चैप्टर्स दिए गए हैं आपकी किताब में, और बायोकेमिस्ट्री है जिसमें से आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सब्सटेंसेस या लिविंग मैटर। हम मैटर हैं स्टूडेंट्स, वी हैव मास एंड वी ऑक्यूपाई स्पेस। तो इंसानी जिस्मों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो केमिस्ट्री उनकी बॉडीज़ में होती है उनको हम बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर केमिस्ट्री के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जैसे पीवीसी है, पॉलीमर है या नायलॉन पॉलीमर है जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइव्स में। तो इसलिए उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को एक अलग चैप्टर दिया गया है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो मुख्तलिफ गैसेस, पानी या सॉलिड वेस्ट कारखानों से या ह्यूमन एक्टिविटी से आ जाता है एनवायरनमेंट में, अब उनका असर क्या होगा हमारी ज़िंदगियों पर, तो उसको स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच रखा गया है जिसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद आखिर में एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि जब मैटर की स्टडी हो तो मैटर में किस किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये, कितने मौजूद हैं, कम मौजूद हैं या ज़्यादा मौजूद हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लैब में बीकर में आपको चीनी और नमक मिला के दिया जाए पानी में, कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। अब आपको ये पता नहीं है, आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट इसमें क्या है और कितने मिकदार में मौजूद है, तो अगर आप उसका मिकदार फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। अब अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें साल्ट है और शुगर है, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपकी किताब में एक अलग चैप्टर रखा गया है जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, उसकी कंपोजिशन है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया, और उससे पहले हमने साइंस को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ साइंस। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के कोर्स में कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। सबसे फर्स्ट पोर्शन हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबुलर फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उसी प्रिंसिपल की बेस पर एलिमेंट्स को तकसीम किया गया है। अब वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे लिथियम ग्रुप फर्स्ट मेंबर है, उसके शेल में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर सोडियम के आउटर मोस्ट में भी सिंगल है, फिर उसके बाद पोटेशियम में भी है। तो ये एलिमेंट्स केमिकली और फिजिकली सेम होंगे। फिजिकली सेम होना लाजमी नहीं है, लेकिन केमिकली उनको सेम होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की, उसकी डेवलपमेंट की, कैसे पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म में आ गया है, उसकी वजाहत इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। यहाँ पर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कोर्स से रिलेटेड। अब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपकी किताब में पहले 2 चैप्टर जो हैं, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, वो रिलेटेड हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से चैप्टर 13 में, और उसके बाद चैप्टर 14 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं चैप्टर 13 में, उसमें से पहला टॉपिक दिया गया है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद ग्रुप फर्स्ट ए है, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़,
केमिकल प्रॉपर्टीज को। फिर उसके बाद ग्रुप सेकंड दिया गया है हमें, ग्रुप सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिर ग्रुप फोर्थ ए है, उसमें भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन फैमिली से रिलेटेड है। और आखिर में हेलोजन दिए गए हैं हमें जो कि ग्रुप सेवंथ ए है, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शन की वजाहत की गई है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो 4 है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएगा उनको एस ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। वो एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ जाता है उनको पी ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। वो एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में और एफ सब शेल में आ जाते हैं उनको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं, या उनको डी और एफ ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपकी कोर्स का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, जो कि आपकी किताब में चैप्टर 15 है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है या उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें ये इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स के सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उससे पहले ये तो कंफर्म है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं बताता चलूँ आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो कंपाउंड्स हैं जिनकी बैकबोन में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। बाज़ औक़ात उसमें से अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं इनके अलावा, जिसमें से ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी पॉसिबल है, उसमें से मेटल्स भी आ सकते हैं, क्लोरीन वगैरह। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर कार्बन बैकबोन के साथ बॉन्डेड हो तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें होंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जब आएंगे, हमें मिलेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अवेलेबल होंगे तो ये किस सोर्स से होंगे, नेचुरल सोर्सेज से होंगे या आर्टिफिशियल सोर्सेज से होंगे या सिंथेटिक सोर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि मैन मेड लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी किताब में है हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 16 है। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उनको फिर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले अल्केन्स को हम स्टडी करेंगे। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर कार्बन कार्बन जितने भी बॉन्ड्स होंगे सारे सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है उसके बाद अल्कीन्स हैं, एटलीस्ट कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है अल्काइंस हैं, एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और आखिर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि बेंजीन से रिलेटेड हैं। बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6। स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैटेगरी का जो पेरेंट मेंबर है वो बेंजीन है। बेंजीन में अगर सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब इससे एक हाइड्रोजन हम हटा दें और उसकी जगह पर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो बाकी इसके डिराइवेटिव्स बनते जाएंगे। तो एरोमेटिक कैटेगरी का जो पेरेंट मेंबर है वो बेंजीन रिंग है। इंशाल्लाह आप डिटेल के साथ चैप्टर 16 में ये सीखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा चैप्टर 17 जो है अल्काइल हैलाइड्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें से अल्केन्स, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया अल्केन्स के यहाँ पर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। अल्केन्स से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पर हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर लगा दें तो उससे अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब अल्केन्स से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पर हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर अटैच हो जाए कार्बन के साथ तो उससे अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब अल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी प्रिपरेशन को और उनके नॉमेनक्लेचर को हम स्टडी करेंगे। नॉमेनक्लेचर नाम देने को कहते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक नाम दिया जाएगा।
यही एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक्सप्लेनेशन? इनकी जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड हैं। मतलब हर एक क्लास के लिए हमने उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, जिसमें केमिकल और फिजिकल इंक्लूडेड हैं, उनके स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं और उनकी प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर। उसी चैप्टर में, चैप्टर 17 में जो नेक्स्ट उसका बड़ा पोर्शन है उस चैप्टर का, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की केमिस्ट्री हमने डिस्कस करनी है कि हाउ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक और क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनको हम एमाइंस कहते हैं। एमाइंस, जब अल्केन से हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाए हाइड्रोजन की जगह, इनको हम एमाइंस कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में एमाइंस का भी एक छोटा सा मुख्तसर सा पोर्शन है, इसको हमने स्टडी करना है कि हाउ एमाइंस आर प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। नेक्स्ट किताब में जो चैप्टर है आपका, या जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी किताब का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें से मैंने पहले बात की कि अल्केन सीरीज से, अगर अल्केन्स हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन हटा दें और हाइड्रोजन हटाने से उसके साथ हम OH को अटैच कर ले हाइड्रोजन की जगह, OH जिसको हम हाइड्रोक्सल कहते हैं, OH की अटैचमेंट से अल्केन से कन्वर्ट होगा अल्कोहल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। फिनोल्स जब बेंजीन रिंग के साथ जिसका केमिकल फार्मूला है C6H6, अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और हाइड्रोजन की जगह पर OH ग्रुप को हम अटैच कर ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो वो फिनोल बन जाएगा। और आखिर में ईथर है। ईथर जब हम दो अल्केन्स के दरमियान में एक ऑक्सीजन लेकर आए, जैसे ROR, यहां पर R जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ देर पहले अल्काइल हैलाइड्स की केस में मैंने आपको बता दिया कि अल्केन्स से जब हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उससे अल्काइल बनेगा। अब दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको हम ईथर्स कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स 1 एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स 2। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड हो आपस में, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। जैसे ये वाला पोर्शन जो है हम इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें से कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो, तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें से एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जहां पर कार्बोनिल कार्बन के साथ, दिस इज कार्बोनिल कार्बन स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर कार्बन अटैच हो तो दूसरे तरफ हाइड्रोजन अटैच हो, उनको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। अब अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन्स बॉन्डेड हो तो उनको हम कीटोन्स कहते हैं। इनके लिए अलग चैप्टर है जिसमें इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा, इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा, इनके नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स 2 सेकंड कैटेगरी है जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यही कार्बोनिल कार्बन होगा, लेकिन इसके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरे तरफ हाइड्रोजन भी पॉसिबल है और कार्बन भी पॉसिबल है। कार्बन नंबर चेंज हो सकता है। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन है स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर हम एक तरफ OH ग्रुप लगाएं तो ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की वजाहत इंशाल्लाह आप उन चैप्टर्स में सीख जाएंगे। इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है, अब इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे।
अब इस साइड पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी पॉसिबल है और कार्बन भी पॉसिबल है। कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट सिंगल पॉसिबल है और उससे आगे नंबर जो है वेरी हो सकता है। नेक्स्ट उनके डिराइवेटिव्स हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कैसे दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इससे डिटैच होगा। पॉसिबल ये है कि इसके साथ NH2 ग्रुप आ जाए तो इससे एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। पॉसिबल ये है कि इसके साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के साथ कार्बन हो, ये एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये इनके डिराइवेटिव्स होंगे, जिसमें से एस्टर्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, एमाइड्स हैं और एसाइल कंपाउंड्स हैं या एसिड क्लोराइड्स जिनको हम कहते हैं। ये इंशाल्लाह उनके चैप्टर में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये पोर्शन स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कोर्स, योर कोर्स कंटेंट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ईटा में इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिहाज से, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इग्नोर नहीं करना, अपनी केमिस्ट्री सीखनी है तो ये चैप्टर्स इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री रिलेटेड टू लाइफ, कि हमारी बॉडीज़ में या एनिमल और प्लांट्स की बॉडीज़ में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। वो भी मैटर है, उनकी कंपोजिशन भी होगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, सारी इंफॉर्मेशन वही है, लेकिन बायो लाइफ से रिलेटेड है। तो वो केमिस्ट्री जो लाइफ से रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे उसमें से हमारी बॉडी में शामिल होंगे, ये सारी केमिस्ट्री। या जो हम सांस ले रहे हैं, कैसी एनर्जी प्रोडक्शन हमारे सेल्स में होती है, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। क्रेब्स साइकिल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्तेमाल करता है। जैसे प्लास्टिक है, PVC। अब इस प्लास्टिक के बगैर आजकल नॉर्मली हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री से या इंडस्ट्री से हमारे सामने मौजूद है इस्तेमाल के लिए, उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, खाम तेल है स्टूडेंट्स, इससे पेट्रोल, LPG, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये कैसे बनते हैं, तो ये तो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के बगैर हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन सी केमिस्ट्री में मिलेगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, हमने तकरीबन मेजर पोर्शन को डिस्कस किया है। बाकी जो 2 चैप्टर्स रहते हैं आपकी किताब में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर हम कारखानों को देखें, गाड़ियों और बसों को देखें सड़कों पर, तो इनसे जो धुआं निकलता है, जो गैसेस निकलती हैं, ये गैसेस माहौल में जमा हो जाती हैं। अब इन गैसेस का हमारी ज़िंदगियों पर, प्लांट्स की ज़िंदगियों पर, एनिमल्स की ज़िंदगियों पर अच्छा या बुरा असर होगा। अच्छा तो होगा उस वक्त जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे, लेकिन बुरा असर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स, जो कि बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन बनाते हैं। अब वो एसिड रेन हमारी स्किन को ख़राब कर जाता है, बर्ड्स की पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, हैवी मेटल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं या पौधों में शामिल हो जाते हैं। वही पौधे जब हम खाते हैं फ्रूट्स और सब्जियों की शक्ल में, या हम जब मछली खाते हैं वो पानी उनकी बॉडीज़ में शामिल है, उनमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं, तो इनका हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो इन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कैसे करना है, इनकी स्टडी कैसे होगी, या हमने इनको डिटेक्ट कैसे करना है, पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड हमारी बॉडीज़ में मौजूद है या माहौल में मौजूद है, पानी में या सॉलिड वेस्ट की शक्ल में, तो ये इंफॉर्मेशन हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दस्तयाब है। एनवायरमेंटल
کیمسٹری میں. اور آخری جو پورشن ہے آپ کی کتاب کا دیٹ از انالیٹیکل کیمسٹری. انالیٹیکل کیمسٹری وہ کیمسٹری ہے جس میں ہم کوانٹیٹیو پلس کوالیٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی مکسچر ہے, میں نے لیکچر کی سٹارٹ میں بھی بات کی تھی, اگر لیب میں بیکر میں آپ کو ایک سولوشن دیا جاتا ہے, سولوشن کلر لیس ہے یا کلرڈ سولوشن ہے, کیا پتا دو مختلف سولوشنز کا سیم کلر ہو لیکن ان میں جو سبسٹانسز موجود ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں, تو انالیٹیکل کیمسٹری میں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کون سے ایٹمز موجود ہیں اس مکسچر میں, کون سے مالیکیولز موجود ہیں اس مکسچر میں, کتنے موجود ہیں. انالیٹیکل کیمسٹری میں یہ اسٹڈی کی جاتی ہے. کوانٹیٹیو, ہاؤ مچ, کوالٹیٹیو, وچ ٹائپ آف دا سبسٹانسز آر دیئر. تو اس کے لیے آپ کی کتاب میں مختلف ماڈرن ٹیکنیکس دیے گئے ہیں جس میں سے اسپیکٹروسکوپی ہے, یو وی ویزیبل, الٹرا وائلٹ اور ویزیبل اسپیکٹروسکوپی ہے جہاں پر ہم سبسٹانسز کی ڈٹرمینیشن کے لیے لائٹ سورس یوز کریں گے, لیکن وہ لائٹ سورس الٹرا وائلٹ ریجن میں ہے یا وہ لائٹ سورس ویزیبل ریجن میں ہے جس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. الٹرا وائلٹ ریجن میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد NMR ہے, نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس اسپیکٹروسکوپی ہے یا اسپیکٹروسکوپی ہے. اس کے بعد انفراریڈ ہے, IR ہے, ماس اسپیکٹرومیٹری ہے, ایٹامک ایبزارپشن اینڈ ایٹامک امیشن اسپیکٹروسکوپی ہے. تو یہ مختلف ٹیکنیکس یوز ہوں گے انالیٹیکل کیمسٹری میں جس سے ہم ان آرگینک آرگینک سبسٹانسز کی نیچر کہ وچ ٹائپ آف دا سبسٹانسز آر دیئر اور ہاؤ مچ آف دا سبسٹانسز آر دیئر اس کی ڈسکشن کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا کورس بریفلی اسٹڈی کیا اور اس میں سے ہر ایک چیپٹر کی تھوڑی بہت وضاحت کی کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس انکلوڈیڈ ہے اور وہ چیپٹر کس کیمسٹری سے یا کس ٹائپ آف کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے تو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا ڈیولپمنٹ آف پیریاڈک ٹیبل سے ریلیٹڈ. پیریاڈک ٹیبل کو ہم جسٹ انٹروڈیوس کروائیں گے, ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے, اور اس کے بعد جو فرسٹ ایٹامک پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی جو ایٹم سے ریلیٹڈ ہیں, الیکٹرانک کنفیگریشن پیریڈ تھرڈ ایلیمنٹس کے لیے, اس کی وضاحت ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.